हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली एक एक में हम 1.1 के सभी क्वेश्चन और उदाहरण समुच्चय डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होते हैं। वैसे तो हम आज कक्षा 11 का यह पहला वीडियो अपलोड करेंगे तथा इसी तरह से कंटिन्यू कक्षा 11 की एक एक एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल को बेसिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 की प्रश्नावली एक, समुच्चय। देखो, समुच्चय को हम इंग्लिश में कहते हैं सेट्स, और उसकी आसान सी परिभाषा मैंने यहां पे लिखी है कि वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। हमारे पास वस्तुओं का संग्रह तो होगा, यानी बहुत सारी वस्तुओं को हम इकट्ठा तो करेंगे, लेकिन वो इकट्ठा कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए, तभी हम उस संग्रह को समुच्चय नाम देंगे। उदाहरण से इसकी परिभाषा को समझते हैं। मैं दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, आप समझ जाओगे। पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक महीने में 35 दिन होते हैं। आपको सुन के अजीब सा लगेगा, लेकिन हम इस परिभाषा को समझने के लिए ऐसा उदाहरण मान रहे हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 35 दिन होते हैं। अब ये जो दोनों ही एग्जाम्पल हमने लिए हैं, इससे हमें ऊपर वाली परिभाषा आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। अब पहला एग्जाम्पल क्या है? एक सप्ताह है और उसमें 7 दिन है। तो ये जो 7 दिन है, यह वस्तुओं का संग्रह हो गया। वस्तु सप्ताह है, 7 दिन इसका संग्रह है। तो हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन, रविवार से लेके और वापस हम सोमवार के चक्र पे घूमते हैं, तो पूरा एक सप्ताह में 7 दिन होते ही हैं। इसका मतलब ये जो संग्रह वस्तुओं का हमें दे रखा है, यह बिल्कुल सुपरिभाषित है, यानी इसकी परिभाषा बिल्कुल सही है। तो मैं इस संग्रह को क्या कह सकता हूं? समुच्चय कह सकता हूं। लेकिन सेकंड नंबर हमें दे रखा है, एक महीने में 35 दिन होते हैं। हम जानते हैं महीना वस्तुओं का संग्रह होता है, जिसमें दिन होते हैं, और ये दिनों की जो संख्या होती है, या तो वो 28 फरवरी के हिसाब से, 29 फरवरी के हिसाब से, 30 और 31 महीने के हिसाब से हो सकती है। लेकिन किसी भी महीने में 35 दिन हो, ऐसे हमें महीने की कोई जानकारी सुपरिभाषित नहीं मिलती है। तो हम कहेंगे महीने दिन यहां पे ठीक है, लेकिन दिन 35 है, ऐसा यहां पर सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो कथन है वह सुपरिभाषित नहीं होने की वजह से समुच्चय नहीं होगा। तो हम यहां पे लास्ट में लिख देते हैं कि जो उदाहरण एक हमने लिया है, उदाहरण एक जो है वह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। इसलिए यह कथन समुच्चय में लिखा जा सकता है। यह कथन किस में लिखा जा सकता है? समुच्चय में लिखा जा सकता है। इसी तरह उदाहरण सेकंड के लिए लिख देते हैं। उदाहरण जो सेकंड हमें दे रखा है, 35 दिन महीने में, यानी वस्तुओं का एक सुपरिभाषित
वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह कथन समुच्चय में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इस तरह से हमने समुच्चय की परिभाषा और उसको उदाहरण से सीखा है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को मैं इतना सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल लगने लगेंगे। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो यकीन मानिए कक्षा 11 की और जब आप हमसे लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे कक्षा 12 की, ये मैथ हम आपके लिए इतना इजी बना देंगे जिससे कि आपको जो मैथ का डर लगता है या फिर जो मैथ में कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। ठीक है, बस एक विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ अपनी रेगुलरिटी जरूर दिखाएं जिससे कि हम आपके लिए और बेहतरीन और इस कंसेप्ट को और इजी करते हुए आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई डाउट वगैरह रहता है आपका तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखें। हो सकता है कुछ चीजें आपने ध्यान से नहीं देखी हो जिसकी वजह से टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेट्स की परिभाषा सीखी है कि समुच्चय कहते किसे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, एक नोट हमें याद रखना है, समुच्चय को कैपिटल लेटर का मतलब या तो ए बी, इसी तरह से हम और भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, उससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने यहां पर एक कैपिटल लेटर लिया ए और समुच्चय को दर्शाने के लिए हम यहां पर मजला ब्रैकेट लेते हैं और सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उन दिनों को हम यहां पे लिख सकते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मजला ब्रैकेट बंद। तो ये जो मजला है यह समुच्चय, इसके अंदर इसके अवयव को लिखा जाता है या इन पदों को लिखा जाता है और बराबर के बाहर जो हम यहाँ कैपिटल लेटर यूज करते हैं ये समुच्चय को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये ए समुच्चय है जिनके अवयव सोमवार से लेकर हमें रविवार तक सप्ताह के 7 दिन दे रखे हैं और मजला कोष्टक के द्वारा हम इस समुच्चय को दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने समुच्चय किसे कहते हैं उदाहरण के द्वारा इसकी परिभाषा को सीखा और फिर सीखा कि हम समुच्चय को किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। आइए समुच्चय से जुड़ी हुई छोटी बातें या कुछ छोटे छोटे किस्से हम और पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। जो एग्जाम्पल मैंने पीछे लिखकर अभी आपको समझाया है आप उस एग्जाम्पल को दोबारा देख सकते हैं। कौन कौन समुच्चय हैं उनके लिए हमने 2 उदाहरण लिए हैं। नंबर 1, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम जानते हैं सप्ताह में 7 दिन रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 दिन होते हैं। इसका मतलब हमें वस्तुओं का संग्रह जो दे रखा है वह बिल्कुल सुपरिभाषित है, तो हम कह सकते हैं कि यह कथन जो है वह समुच्चय का रूप लेता है। यहां पर ये जो रविवार आया है, सोमवार आया है, मंगलवार आया है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार जो है यह इस समुच्चय के या तो अवयव कहलाएंगे और या फिर इनको हम क्या नाम देंगे, पद, और समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहां पे लिया है, एक महीने में 35 दिन होते हैं। यह समुच्चय का तो संग्रह है लेकिन ये 35 दिन सुव्यवस्थित नहीं है जिसकी वजह से यह कथन समुच्चय नहीं बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ प्रतीक चिन्हों का मतलब समझना है, यानी हमें उसका मीनिंग समझना है। ये एक चिन्ह तो हमें दे रखा है ऐसा, ठीक है, और एक चिन्ह दे रखा है इसको काटते हुए ऐसा। इसका मतलब क्या है वो मतलब हमें सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले चिन्ह को लेते हैं
इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का हिंदी में अर्थ होता है अंदर है। बिलोंग्स टू का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अंदर है। और अगर इस बिलोंग्स टू को काटा गया है तो इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, यानी अंदर नहीं है। क्या कहेंगे? अंदर नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कब हमें इस बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है और कब हमें नॉट बिलोंग्स टू वाले प्रतीक का प्रयोग करना है, क्योंकि आगे में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल इसके लिए हमने लिया है कि हमारे पास कोई एक समुच्चय है ए, जिनके अवयव दे रखे हैं स्मॉल ए, बी, सी, डी, और हमने यहां पे 3 उदाहरणों से सीखा है कि कौन बिलोंग्स टू होगा, कौन नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो सबसे पहले ये ए जो है, क्या वो ए के अंदर है? तो यहां पे देखेंगे कि इस कैपिटल ए का अवयव ए है, तो मैं कहूंगा ये ए के अंदर है। तो इसलिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी एक अवयव ऐसा ए है जो किसके अंदर है? समुच्चय ए के अंदर है। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए, क्या इस ए समुच्चय में स्मॉल बी अवयव रहता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल, बी अवयव जो है वह समुच्चय ए का ही अवयव है। तो हम कह सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए, इसलिए हमने यहां पे बिलोंग्स टू चिन्ह का यूज किया है। ठीक इसी तरह से स्मॉल ई नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव स्मॉल ई नहीं है, ई नहीं रहता है अंदर किसके? समुच्चय ए के। तो हम देखते हैं इसमें कहीं पर भी ई नहीं है, तो यहां पर ई नॉट बिलोंग्स टू ए आया है। इस तरह से हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को समझ सकते हैं, क्या इनका यूज क्या है और इनका मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आगे हमें दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, उसमें सबसे पहले दे रखा है समुच्चय को मजला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समुच्चय है, उसको हम निरूपित करने के लिए कैपिटल लेटर ए लिया है, और इस समुच्चय को हम या समुच्चय के अवयव को हम इस प्रकार के मजला कोष्ठक से दर्शाएंगे। और इस मजला कोष्ठक के अंदर जैसे मान लेते हैं ए, ई, आई, ओ, यू जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला के कोई स्वर हैं, और इन स्वरों का हमने कोई समुच्चय ए बनाया है, क्योंकि यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह हुआ। इसलिए हम समुच्चय के अवयवों को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं या कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो समुच्चय को मजला के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमेशा हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सीखना। टॉपिक का नाम है समुच्चय निर्माण की विधियां। हम जानते हैं समुच्चय 2 तरीके से लिखा जाता है। कौन कौन से 2 तरीके हैं? एक तो है रोस्टर तरीका, जिसका दूसरा नाम है सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। सारणीबद्ध रूप जो होता है उसको हम रोस्टर से लिखेंगे, यानी रोस्टर जो है वह सबसे फेमस वर्ड है, इसलिए रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण पूछना कॉमन रहेगा। और एक है समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना। अब इन दोनों को मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तुओं के सुव्यवस्थित संग्रह को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, और वही 2 टाइप उसके समुच्चय निर्माण को दर्शाता है। ठीक है, मैं एक ही एग्जाम्पल को 2 तरीके से लिख रहा हूं, और दोनों ही तरीके में एक रोस्टर होगा और दूसरा समुच्चय निर्माण होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है फर्स्ट, यहां पे लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों का संग्रह है। इसे हम समुच्चय निर्माण में लिखते हैं। सबसे पहले पहला है समुच्चय निर्माण, हम कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में सबसे पहले हम समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, फिर हम
बराबर मजला कोष्टक लगाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर के संग्रह को हम एक्स से लिखते हैं, ठीक है ना। और ये एक्स जो है वह इस तरह से परिभाषित है, इन दो बिंदुओं को कहते हैं सच देट, यानी एक्स इस तरह परिभाषित है एक्स में कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हैं। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हैं उसको दर्शाता है। तो ये जो हमने तरीका एक्स सचदेट एक्स में लिखा है, ये तरीका कहलाता है समुच्चय निर्माण की पहली विधि, जिसे अपन समुच्चय निर्माण कहते हैं। दूसरा है रोस्टर, जिसे अपन सारणीबद्ध कहते हैं। अगर इसी को मुझे रोस्टर में लिखना है तो रोस्टर रूप में या रोस्टर निर्माण में, रोस्टर निर्माण में वही समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, यानी ए से। हमें एक्स सचदेट एक्स रोस्टर में ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसके अंदर क्या उसका संबंध है वो लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो हम यहां पे उन स्वर को लिखेंगे ए ई आई ओ यू। इस तरह से लिखना कहलाता है रोस्टर निर्माण में। इस तरह से हम समुच्चय निर्माण की दो विधियां समझते हैं, एक तो समुच्चय निर्माण इस तरह से एक्स सचदेट एक्स में, और एक रोस्टर निर्माण सारणीबद्ध रूप में इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रश्नावली के पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 1 से 5 तक, जो 1.1 के एग्जाम्पल हैं, और उसके बाद में हम इसके सभी क्वेश्चन 1.1 के सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, हम टुकड़ों में से एक्सरसाइज को तोड़ेंगे। 1.1 की एक्सरसाइज अलग रखेंगे, 1.2 की एक्सरसाइज अलग रखेंगे, जिससे आप हर लेक्चर में इसके एक एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसका मतलब हमें किसके रूप में लिखना है? रोस्टर के रूप में। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 बराबर 0 दे रखा है। गुणनखंड विधि लगाकर हम क्या करते हैं, इसमें से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 2x स्क्वायर, और 2 एकम 2, तो यहां पे इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, बीच वाले x की जगह लिख सकते हैं माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर में 0। आगे वाले पद में हम x कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 2 बचेगा, और लास्ट वाले पद में हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो भी ये x प्लस 2 बचेगा बराबर में 0। एक बार बाहर से x माइनस 1 को लिखना है और एक बार x प्लस 2 को लिखना है 0 के बराबर। x माइनस 1 0 के बराबर रखेंगे और सेकंड वाला x प्लस 2 भी 0 के बराबर रखेंगे। यहां से हमने x का मान निकाला, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, x का मान निकाला, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2। ऐसा करने पर x के दो मान हमारे पास 1 और माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है। इसी x के मान को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो यहां पे क्या लिखते हैं, रोस्टर निर्माण रूप में। रोस्टर निर्माण रूप में हम सबसे पहले समुच्चय को कैपिटल ए लेटर से दिखाते हैं और मजला ब्रैकेट लगाते हैं। रोस्टर में डायरेक्ट मान को लिखना है, तो x के दो मान आए हैं, एक तो है 1 और दूसरा है माइनस का 2। इस तरह से हम दिए गए कथन को इस तरह रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिक ढंग से पकड़कर इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दे रखा है, समुच्चय ऐसा दे रखा है जिसमें x इस तरह से परिभाषित है कि x एक धन पूर्णांक है और यह धन पूर्णांक एक्स स्क्वायर लेस देन 40 हमें दे रखा है। इसको रोस्टर के रूप में हमें लिखना है।
यानी आपको ऐसे धन पूर्णांक लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 40 से कम आना चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब होता है हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव नंबर की तरफ चलेंगे। जीरो का स्क्वायर जो है वह क्या होता है, जीरो जो 40 से छोटा है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक 40 से छोटा है। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार 40 से छोटा है। तीन का स्क्वायर 9 40 से छोटा है। चार का स्क्वायर 16 40 से छोटा है। पांच का स्क्वायर 25 40 से छोटा है। छह का स्क्वायर 36 40 से छोटा है। सात का स्क्वायर 49 यानी 40 से बड़ा आ गया, तो हम केवल 6 तक लेंगे, हमें सातवां मान यहां पर नहीं लेना है। तो डायरेक्ट इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखते हैं रोस्टर निर्माण रूप में या रोस्टर रूप में। सबसे पहले हमने इस समुच्चय को ए नाम दिया है, मजला कोष्टक लगाया है, और धन पूर्णांक में सबसे पहले हमने जीरो से स्टार्ट किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 तक लिया है। आप इसको यहां एक्सप्लेन करके भी दिखा सकते हो। x का मान अगर हम जीरो रखते हैं तो जीरो का जो स्क्वायर है वह 40 से छोटा रहेगा, यानी जीरो का स्क्वायर जीरो लेस देन कितना हो गया, 40। x का मान हम एक लेके चलेंगे तो एक का स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा ही रहेगा। एक का स्क्वायर एक जो कि 40 से छोटा है। इसी तरह x का मान हमने दो लिया तो दो का स्क्वायर 40 से छोटा रहेगा। दो का स्क्वायर चार, चार 40 से छोटा है। इसी तरह x का मान हमने तीन रखा तो तीन का स्क्वायर 40 से छोटा है। तीन का स्क्वायर किया तो 9, ये 40 से छोटा है। इसी तरह x का मान कितना रखा, चार, चार का स्क्वायर किया 40 से छोटा है। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16 जो कि 40 से छोटा है। इसी तरह x का मान हमने कितना लिया, पांच, पांच का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 40 से छोटा। पांच का स्क्वायर यानी 25 जो कि किससे छोटा है, 40 से छोटा। x का जो मान है वो हम 6 लेकर देखते हैं तो 6 का स्क्वायर 40 से छोटा है। क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 जो कि 40 से छोटा है। लेकिन x का मान जैसे ही हम 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर 40 से छोटा है। चेक करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, ये 40 से छोटा नहीं हो सकता, ये 40 से बड़ा है। तो यहीं पर हमें रोकना होगा, यानी x के मान 6 तक ही हमें कैलकुलेट करना होगा। इसलिए रोस्टर हमारे पास समुच्चय निर्माण बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 अवयव वाले पदों के रूप में। ठीक है, इस तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हमें दे रखे हैं 1 4 9 16 25, और इसको हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। यानी अब हमें रोस्टर दे रखा है, समुच्चय निर्माण हमें लिखना है। तो सबसे पहले जो भी आपको ए रोस्टर दे रखा है उसमें अवयव है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे चल रहा है। पहला काम तो यह है कि जब कभी आपको रोस्टर दे रखा है और समुच्चय निर्माण लिखना है तो सबसे पहले इसमें कोई संबंध अगर बन रहा है तो वो संबंध ढूंढने की कोशिश करो। जैसे यहां पर एक का स्क्वायर का मतलब हो गया, एक का स्क्वायर एक होगा। चार का मतलब हो गया दो का स्क्वायर, तभी तो चार होगा। 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, तभी तो 9 होगा। 16 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, और इसी तरह से यही क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये जो हम एक संबंध देखते हैं, क्या ये एन स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? एन स्क्वायर का मतलब हो गया एन की जगह हम 1 2 3 4 5 यानी प्राकृत संख्या रखते चले और उनका स्क्वायर करते चले, तो क्या ऊपर वाला रोस्टर आ जाएगा? तो रोस्टर में हमें x का संबंध मिल गया एन स्क्वायर के रूप में। किसके रूप में मिल गया? एन स्क्वायर के रूप में। अब इसी का हम क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस समुच्चय को जो है वह हम ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें x परिभाषित है इस तरह से कि x जो है वह प्राकृत संख्या n का जो है वह स्क्वायर है। ऐसा संबंध आ रहा था।
जहां पर ये जो n है ये अंदर है या रहता है प्राकृत संख्या कैपिटल N में, और ये जो n है उस n का जो मान है प्राकृत संख्या 1 से लेकर और अनंत तक कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आगे हमें कोई लिमिट नहीं लगानी है। ठीक है, तो इस तरह हमें एक रोस्टर दे रखा था, इस रोस्टर को हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना था। तो ये समुच्चय निर्माण है और ये रोस्टर है, ये दिया जाए तो ये लिख सकते हैं, ये दिया जाए तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये हमें रोस्टर दे रखा है, इसे हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो हमें समुच्चय दे रखा है उसको मैं कैपिटल ए के बराबर लेता हूं, जिसका मान हमें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें कोई एक संबंध ढूंढने की कोशिश करो जो समुच्चय निर्माण में आप लिखोगे। तो देखो, ऊपर 1 है तो उसके नीचे 1 से ज्यादा 2 है, ऊपर 2 है तो उसके नीचे 1 से ज्यादा 3 है, और यही क्रम सब में बन रहा है। 3 1 से ज्यादा मतलब 3 में 1 अधिक करेंगे तो 4, 4 उससे 1 ज्यादा 5, 5 उससे 1 ज्यादा 6, 6 उससे 1 ज्यादा 7। तो मैं एक सूत्र बना सकता हूं, यदि मैं ऊपर n लिखूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा n+1, यानी ऊपर वाले n से 1 ज्यादा। तो यहां पर हम एक सूत्र देखते हैं, x का जो संबंध है अगर मैं ऊपर n लिखता हूं तो नीचे n+1 जैसा मुझे रिलेशन इन सब में रिलेट करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं उसी को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखूं तो यहां पे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। अगर हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, वापस हम ए समुच्चय को लिखते हैं और x इस तरह से परिभाषित है, इसमें x का फॉर्मूला क्या तैयार कर लिया हमने, n/n+1। अब ये जो n है ना वो कहां से आ रहा है, प्राकृत संख्या से आ रहा है, कैसे आ रहा है और कैसे आ रहा है वो भी लिखना है। तो हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, n का मान हमें 1 तक लेना है, 1 से लेना है और 6 तक लेना है। तो जो n का जो मान है वह हमें 1 से 6 तक लेना है। 1 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा और 6 के बराबर होगा। तो इस तरह से जो हमने लिखा है यह उस ऊपर वाले रोस्टर का समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, अगर हम संबंध निकालना या संबंध सूत्र बनाना सीख गए तो बाकी समुच्चय निर्माण बनाना बहुत सरल है, क्योंकि हमें रोस्टर में यही पता लगाना है कि जो समुच्चय निर्माण का रिलेशन है वो किस तरह के फॉर्मूले से बना है। ठीक है, और ये हमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे तो उसी से अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें दे रखा है, बाई और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान हमें करना है। मतलब एक तरफ तो हमें दे रखा है बाई ओर के रोस्टर और दूसरी तरफ दे रखा है दाई ओर के समुच्चय निर्माण। तो इनमें से कौन सा रोस्टर इनमें से कौन से समुच्चय से रिलेट करेगा वो उसके लिए हमें मिलाना है। तो पहले नंबर पे हमें दे रखा है एक समुच्चय है जो रोस्टर रूप में लिखा है और उसके अवयव है PRINCAL, जो किससे रिलेट करेगा, इसके D। X इस तरह से परिभाषित है, X एक शब्द है और वो है प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो सबसे पहले आप इसे सीखें कि प्रिंसिपल को इस तरह से कैसे लिखा गया है। जब कभी भी हमें कोई शब्द दे रखा है और उसे हमें रोस्टर में लिखना होता है तो कभी भी हम रिपीट होने वाले अक्षर को नहीं लिखते हैं। एक ही बार एक ही अक्षर को लिखा जा सकता है, रिपीट को नहीं लिखना है। तो जैसे यहां पे P दे रखा है, इस P को उतार दिया, R दे रखा है, R को उतार दिया,
आई दे रखा है, इस आई को उतार दिया, एन दे रखा है, इस एन को उतार दिया, सी दे रखा है, सी को उतार दिया, आई रिपीट था इसलिए वहां नहीं उतारा, टी रिपीट था इसलिए वहां नहीं उतारा, ए रिपीट नहीं है तो ए को उतार दिया, एल रिपीट नहीं है तो एल को उतार दिया। तो इसका मतलब रिपीट वाला नहीं लेना है। तो ये जो इसका पहला है ये किसमें मिलान करता है, इसके डी समुच्चय निर्माण में। आगे इसका सेकंड हमें दे रखा है, एक ऐसा समुच्चय रोस्टर हमें दे रखा है जिसमें अवयव क्या है, 0। अब ये सी से रिलेट करेगा कैसे, x इस तरह से परिभाषित है कि एक पूर्णांक है और इसका मान x प्लस 1 बराबर 1 है। तो यहां पर x, ये प्लस का 1 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 1। तो x का मान 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, 0। तो मैं कह सकता हूं कि x का यहां पर मान कितना आ रहा है, 0। तो ये बिल्कुल सेकंड वाला जो है वह किससे मिलान करता है, इसके सी वाले से। इसी तरह थर्ड वाला हमें दे रखा है 1 2 3 6 9 18 और ये किससे मिलान करता है, ए वाले से। चेक करो, x इस तरह से परिभाषित है कि एक धन पूर्णांक है तथा 18 से भाज्य है। तो 18 से भाज्य का मतलब 18 में भी 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, 18 का 18 भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला है ये किससे मिलान करता है, इस ए वाले से। ठीक है। इसी तरह से हमें फोर्थ नंबर दे रखा है, एक समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा है जिनके अवयव 3 माइनस 3 हमें दे रखा है। तो वह इनसे बचे हुए बी से मिलान करेगा, जिसमें हमें समुच्चय निर्माण दे रखा है कि x इस तरह से x में परिभाषित एक पूर्णांक है जिसका मान x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इधर से हम x का मान निकालेंगे, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 9, और ये दो चिन्ह आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो एक बार ये 3 प्लस के लिए आ जाएगा और एक बार माइनस के लिए आ जाएगा। तो x के दो मान है 3 और माइनस का 3, जो हमें फोर्थ नंबर में मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं जो फोर्थ नंबर है वो किससे रिलेट करता है, बी से। ठीक है। इस तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर 5 में मिलान वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे और ये 1.1 के सभी उदाहरण सॉल्व होते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है 1.1 का, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य आपको देना है। मतलब आपको बताना है कि जो कथन दे रखा है क्या वह सुव्यवस्थित वस्तुओं का संग्रह है या नहीं है। फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या समुच्चय है। तो हम यहां पे लिखते हैं, मान लेते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का जो समुच्चय है वो ए है। इसमें आने वाले, जैसे सबसे पहला महीना है जनवरी, जनवरी जे से प्रारंभ होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12 महीनों में से केवल 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं इन ऊपर दिए गए कथन के सभी वस्तुओं का संग्रह हमें सुव्यवस्थित नजर आ रहा है। तो हम इस कथन को समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं, चूंकि कथन में वस्तुओं का संग्रह सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, इसलिए यह कथन एक समुच्चय है। यह कथन एक क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। अब इसका सेकंड हमें क्वेश्चन दे रखा है, भारत के 10 सबसे अधिक
सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। तो हम कहेंगे यह जो हमें कथन दे रखा है इसमें वस्तुओं का जो संग्रह है वह व्यवस्थित नहीं है, इसलिए हम इसे समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते। क्योंकि भारत में कितने ही प्रतिभाशाली लेखक आए, कितने ही प्रतिभाशाली लेखक चले गए और कितने प्रतिभाशाली लेखक आज भी काम कर रहे हैं। अगर हमें कोई टाइम ड्यूरेशन देता कि सन 2010 से 2020 के बीच इतने प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय बन सकता है, तो हम उस सन के अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते थे कि इस सन में सबसे अधिक प्रतिभाशाली पॉपुलर लेखक कौन सा था, पॉपुलर राइटर कौन सा था। लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो ये बताना संभव नहीं है कि कौन से समय तक के कितने लेखकों की बात यहां पर सुव्यवस्थित तरीके से करनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कथन में वस्तुओं का संग्रह सुव्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, इसलिए यह कथन समुच्चय नहीं होगा। यह कथन क्या नहीं होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। इस कथन में भी हमें वस्तुओं का संग्रह सुव्यवस्थित नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग बल्लेबाज उसका फेवरेट होता है, इसलिए वो हर एक अलग अलग बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ मानता है अपने हिसाब से। इसलिए हम विश्व के उन 11 बल्लेबाजों का चयन नहीं कर सकते जो सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तो वस्तुएं जो हैं वह सुव्यवस्थित परिभाषित नहीं हो पाने की वजह से यह कथन समुच्चय में नहीं लिखा जा सकता। तो यहां पे क्या लिखते हैं, उपरोक्त कथन में वस्तुओं का संग्रह सुव्यवस्थित नहीं है, इसलिए यह कथन समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसमें समुच्चय होने या नहीं होने की जानकारी बता सकते हैं। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। देखो, जैसे मान लेते हैं आप जिस कक्षा के अंदर पढ़ते हैं उसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 है। 40 में मान लेते हैं 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। तो क्या आपकी क्लास के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या जिस सन में आप पढ़ रहे हैं, क्या उस सन में आपकी क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। इसका मतलब आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें सभी विद्यार्थियों को अगर हम वस्तुओं का संग्रह मान ले तो वो बिल्कुल सुव्यवस्थित परिभाषित हैं, और सुव्यवस्थित परिभाषित होने की वजह से इस कथन को हम समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, उपरोक्त कथन सुव्यवस्थित परिभाषित हैं, उपरोक्त कथन सुव्यवस्थित परिभाषित हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है। इसलिए यह एक समुच्चय है, यह समुच्चय निर्माण में लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका पांचवा क्वेश्चन हमें दे रखा है
100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो अगर मैं 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को समुच्चय में लिखूं यानी ए में लिखूं, तो 100 से कम लिखना है तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5 और ये चलते चलते 100 से कम लिखना है तो 99 पे हम रुक सकते हैं। तो 1 से 99 हम कह सकते हैं 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, यानी सुव्यवस्थित परिभाषित एक संग्रह है, इसलिए इसे समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, उपरोक्त कथन सुव्यवस्थित परिभाषित हैं, अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है, इस तरह इसमें समुच्चय होने की जानकारी हमें देनी है। आगे बढ़ते हैं, इसके 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। अब देखो यहां पर जो राइटर है उसका नाम लेखक प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में जितने भी उपन्यास लिखे होंगे उन उपन्यासों की संख्या फिक्स है, उन उपन्यासों की संख्या दर्ज है, उन उपन्यासों की संख्या को हम पढ़ सकते हैं, यानी इन सभी वस्तुओं का जो संग्रह है वह सुव्यवस्थित है। यदि यहां पे ये होता सभी लेखकों के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, तो हो सकता है कई लेखक ऐसे रहे होंगे जिनके उपन्यास वास्तविक रूप से सामने नहीं आए, कुछ लेखक अभी भी अपने उपन्यास लिख रहे होंगे, तो उनमें हम क्या नाम है उन्हें समुच्चय निर्माण में नहीं लिख सकते। लेकिन यहां पे प्रेमचंद लेखक का नाम है और उसने अपने जीवन काल में जितने उपन्यास लिखे होंगे वो एक सुव्यवस्थित परिभाषित हैं, तो इसलिए हम इस कथन को क्या कह सकते हैं, समुच्चय। तो यहां पे क्या लिखते हैं, यह कथन सुव्यवस्थित परिभाषित है, यह कथन सुव्यवस्थित परिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है, यह एक क्या है, समुच्चय है, यानी इसको समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसके 7वें नंबर का हमें दे रखा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। तो हम जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई ए समुच्चय लिखा, समपूर्णांक लेने हैं तो +-2, +-4, +-6, +-8 और इनको हम अनंत तक लिख सकते हैं। इसका मतलब इनको हम सुव्यवस्थित रूप से परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यह कथन क्या होगा, समुच्चय। तो यहां पे क्या लिखते हैं, यह कथन सुव्यवस्थित परिभाषित है, सुव्यवस्थित परिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है, इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक है, आगे इसका 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। मान लेते हैं इस अध्याय में टोटल 100 प्रश्न हैं, तो जब उन 100 को हम इकट्ठा करेंगे तो वो 100 से कम या 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो जो 100 प्रश्नों का संग्रह है वह सुव्यवस्थित है, इसलिए सुव्यवस्थित संग्रह होने की वजह से यह कथन समुच्चय है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, इस कथन में सुव्यवस्थित
परिभाषित प्रश्नों की संख्या है। परिभाषित प्रश्नों की संख्या है, इसलिए यह कथन एक समुच्चय है। इसलिए यह कथन क्या है? एक समुच्चय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पहले क्वेश्चन का आखिरी 9वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। देखो, इसमें हमें कोई सुव्यवस्थित परिभाषा नहीं मिल रही है, क्योंकि विश्व में ऐसे कई जानवर हैं जो खतरनाक हैं, जिनकी जानकारी हमें है, लेकिन अमेज़न के जो जंगल है उसमें आज भी ऐसी प्रजातियां है, विलुप्त हैं, या आज भी ऐसी प्रजातियां अस्तित्व में हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन वो तो है। ऐसी जानकारी हमारे विज्ञान में अभी तक खोज नहीं की गई है कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो खतरनाक होने के बाद भी अभी साइंस की नजरों से छिपे हुए हैं। तो हम अगर उनकी संख्या को भी अगर गिनना चाहें तो वो अभी विज्ञान में दर्ज नहीं होने की वजह से वो हमारे पास सुव्यवस्थित संग्रह नहीं है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन जो है वह सुव्यवस्थित संग्रह नहीं होने के कारण या सुव्यवस्थित परिभाषित नहीं होने के कारण एक समुच्चय निर्माण में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं? यह कथन सुव्यवस्थित परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, मान लीजिए कि हमें एक समुच्चय ए दे रखा है जो रोस्टर रूप में है और जिनके अवयव 1 2 3 4 5 6 हमें दिए गए हैं। हमें रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, यानी यहां पे हमें बताना है कि वह उसमें रहता है या वह उसमें रहता नहीं है, को भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे 5 जो है वह ए में रहता है क्या? बिल्कुल, 5 ए में रहता है, इसलिए हमने ऐसा चिन्ह भर दिया। 8 अवयव ए में रहता है, इसमें 8 अवयव ए में नहीं रहता है, इसलिए इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया। ठीक है, 0 ए में रहता है क्या? आप देखेंगे ए में 0 नहीं है, तो यहां पर यह इसमें बिलोंग्स टू यानी नहीं रहता है। 4 ए में रहता है क्या? बिल्कुल, 4 इस ए में रहता है, तो यहां पर हम लिखेंगे केवल इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह, काटना नहीं है इसे। जो 2 है वह ए में रहता है क्या? बिल्कुल, ए में हमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या दे रखी है, तो 2 जो है वह ए में रहता है। 10 जो है क्या वो ए में रहता है क्या? नहीं, 1 से 6 तक की संख्या दे रखी है, तो ये 10 जो है वो ए में नहीं रहता है, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, इससे पहले हमने बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, यानी हमें समुच्चय निर्माण में दे रखा है और इसे रोस्टर रूप में हमें लिखना है। पढ़ो सबसे पहले समुच्चय निर्माण क्या है। ए समुच्चय हमें दे रखा है कि x इस तरह से परिभाषित है कि x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कैसे है? -3 से बड़ा लेना है x का मान और 7 से छोटा लेना है। तो यहां पे लिखते हैं रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में हमें a को लिखना है, तो इस तरह से -3 से तो हमें बड़ा लेना है लेकिन 7 से छोटा लेना है, तो -3 से बड़ा -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, और ये 7 से छोटा है, इसलिए दिए गए समुच्चय निर्माण का यह रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से रोस्टर लिखना है। आगे हमें दे रखा है बी जो समुच्चय निर्माण है,
जिसमें x इस तरह से परिभाषित है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में बी समुच्चय हमें दे रखा है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या लिखनी है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से कम होने की वजह से इसका रोस्टर 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं में आएगा। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। सी हमें दे रखा है, x इस तरह से परिभाषित है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8। तो ऐसी संख्या के लिए हम उसका रोस्टर रूप लिखते हैं। सी का हम रोस्टर रूप बनाएंगे, हमें ऐसी 2 अंकों की संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर टोटल 8 आए। तो हम लेते हैं सबसे पहले 1 और 7 यानी 17, 2 और 6 यानी 26, 3, 5, 35, 4, 4, 44, 5, 3, 53, 6, 2, 62, 7, 1, 71 और 8, 0, 80। ये सभी 2 अंकों की वो संख्या है जिनमें अंकों का योग 8 है। 7 और 1 8, 2 और 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8। तो दिए गए समुच्चय निर्माण को इस तरह से रोस्टर में बनाकर लिखना है। ठीक है। अगला इसका फोर्थ हमें दे रखा है, डी एक समुच्चय इस तरह से परिभाषित है जिसमें x इस तरह से परिभाषित है कि x एक अभाज्य संख्या लेनी है जो संख्या 6 की भाजक हो। ठीक है ना। तो इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में संख्या डी को हम लिखते हैं जिसमें केवल हमें अभाज्य संख्या लिखनी है और वो अभाज्य संख्या 60 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो 2 का भाग 60 में जा रहा है, 3 का भाग 60 में जा रहा है और 5 का भाग भी 60 में जा रहा है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी अभाज्य नहीं है जिसका भाग 60 में जाए। अब आप ये मत सोचना सर 4 का भाग 60 में जा रहा है, 12 का भाग 12 पंजो 60 में जा रहा है, 15 चौके 60 में जा रहा है। तो ये संख्या अभाज्य नहीं है, भाज्य है। हमें केवल अभाज्य संख्या लेनी है जिसमें केवल खुद का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए और वो संख्या 60 को विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या 2 3 5 है, इसलिए दिए गए समुच्चय निर्माण का रोस्टर रूप ये होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसके 5वें नंबर पे हमें एक शब्द दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसमें अक्षरों की संख्याओं का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो जब कभी भी किसी शब्द को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उनके रिपीट अल्फाबेट को नहीं लेते हैं, बाकी उनके अल्फाबेट को लेते हैं। सबसे पहले हमने टी को लिखा, उसके बाद आर को लिखा, आई को लिखा, जी को लिखा, ओ को लिखा, एन को लिखा, ओ रिपीट है, एम को लिखा, ई को लिखा, टी रिपीट है, आर रिपीट है, वाई को लिखा। ठीक है। तो ये इसका क्या है, रोस्टर रूप। ये समुच्चय निर्माण का क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप। ठीक है। इसी तरह से हमें इसका 6 क्वेश्चन दे रखा है, एफ जो है वह बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है और इसे हमें किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। तो यहां पे रोस्टर रूप में इसको दर्शाते हैं। तो एफ हमारे पास कोई समुच्चय है, इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं, बी को लिखते हैं, बी के बाद ई को लिखा जाएगा, टी को लिखा जाएगा, टी रिपीट है, ई रिपीट है, बस आर को लिखना है। इस तरह से बेटर शब्द का जो रोस्टर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अब हमें जो समुच्चय दे रखा है वो रोस्टर रूप में है, इसे हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो यहां पे लिखते हैं
समुच्चय निर्माण रूप में। इसे सबसे पहले हम एक समुच्चय नाम देते हैं ए, और उसको हम मजला में लिखेंगे। लिखते कैसे हैं? एक्स सच दैट एक्स, इस तरह से परिभाषित है। तो सबसे पहले देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? इनमें संबंध क्या है? 3, 6, 9, 12। तो ये 3 का पहाड़ा बन रहा है। 3 के पहाड़े को हम एक संबंध में लिख सकते हैं x बराबर 3n। 3n का मतलब n की जगह 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, n की जगह 3 रखेंगे 3 तिया 9, n की जगह 4 रखेंगे 3 चौक 12। तो हम कह सकते हैं x सच दैट x कैसे परिभाषित है? 3n जैसा परिभाषित है। जहां पर ये जो n है वो एक परिमेय संख्या है जो विलोम टू किस में है? कैपिटल N में, मतलब कैपिटल N से आता है। और इस n का जो मान है, स्मॉल n का जो मान है, वह 1 से लेकर हमें 4 तक लेना है। देखो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 1 से 4 तक लेना है। ये 1 से बड़ा या 4 से छोटा, लेकिन इनके बराबर भी हो सकता है। इस तरह पूरे स्टेटमेंट को जमाना कहलाता है समुच्चय निर्माण लिखना। तो हमें रोस्टर दे रखा है, तो ऐसे हम समुच्चय निर्माण संबंध सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको किस तरह से पहले परिभाषित कर सकते हैं? ये इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे 2 हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 रही होगी, 4 जो है वह 2 की पावर 2 रही होगी, 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, 16 जो है 2 की पावर 4 है, 32 जो है वो 2 की पावर 5 है। तो मैं कह सकता हूं ये एक फॉर्मूला बन रहा है 2 की पावर n। बस इसी सूत्र से दिए गए रोस्टर को समुच्चय निर्माण में हम परिवर्तित करने वाले हैं। तो यहां पे लिखते हैं समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण के रूप में। समुच्चय निर्माण के रूप में सबसे पहले इस समुच्चय को हमने एक अल्फाबेट ए नाम दिया, जिसमें x जो है वो इस तरह से परिभाषित है 2 की पावर n के रूप में। ठीक है, जहां पर हमें n जो दे रखा है वह कहां से आता है? प्राकृत संख्या कैपिटल N से। और इस n का जो मान है 2 की पावर 1 से लेकर 5 तक लेना है। तो n का मान 1 से लेकर 5 तक लेना है। ये 1 से बड़ा या इसके बराबर, लेकिन 5 से छोटा या इसके बराबर होगा। इस तरह से हम समुच्चय निर्माण में दिए गए रोस्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 5, 25, 125 और 625। तो हम देख सकते हैं इसमें संबंध सूत्र जो है वो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यानी मैं कह सकता हूं 5 की पावर n लग रहा है। 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 5 की पावर 4 का मतलब 625। तो हमें एक विशेष संबंध देखना है कि पूरे रोस्टर में कौन सा विशेष संबंध काम कर रहा है। उसी विशेष संबंध के आधार पर हम क्या करेंगे? समुच्चय निर्माण बनाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं समुच्चय निर्माण के रूप में। समुच्चय निर्माण के रूप में हमने इसको ए समुच्चय नाम दिया। इसमें x परिभाषित है, इस x का मान इस तरह से कि वो 5 की पावर n है, जहां ये जो n है वह बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी प्राकृत संख्या से आता है। वह इस स्मॉल n का जो मान है वह 1 से लेकर 4 तक है, यानी 1 से लेकर हमें 4 तक लेना है, 1 से बड़ा, 4 से छोटा और उसके बराबर भी लेना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? समुच्चय निर्माण के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका अगला फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है 2, 4, 6। ये 2, 4, 6 जो है हमें सम संख्याओं, धनात्मक सम संख्या नजर आ रही है, या 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2n नजर आ रही है। तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके में लिख देता हूं।
इसका हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण। तो यहां पे समुच्चय निर्माण के रूप में, समुच्चय निर्माण के रूप में सबसे पहले हम इसको ए नाम देते हैं। 2, 4, 6 जो है वो सभी संख्याएं धनात्मक सम संख्या है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स जो है वह धनात्मक सम, धनात्मक सम पूर्णांकों का संग्रह है। धनात्मक सम पूर्णांकों का संग्रह है। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसमें जो a है वह x में x इस तरह से परिभाषित है कि वह 2n है। n का जो मान है वह सभी प्राकृत संख्या को दर्शाता है, जहां पर जो n है वो सभी प्राकृत संख्या कैपिटल N को दर्शाता है। मतलब यहां मैं प्राकृत संख्या 1 लिखूंगा तो 2 एकम 2 पहली संख्या आ जाएगी, 2 लिखूंगा 2 दूना 4 दूसरी संख्या आ जाएगी, 3 लिखूंगा 3 दूना 6 तीसरी संख्या आ जाएगी। ऐसे ही मैं प्राकृत संख्या बढ़ाता चलूंगा तो डॉट 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 करके आगे के मान भी इसमें कवर होते जाएंगे। तो ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है वो 1, 4, 9 डॉट 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 100 तक दे रखा है। इस 1 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, और यही क्रम इस 100 का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर। क्योंकि हम इनका स्क्वायर हल करेंगे तो हमें यही संख्या देखने को मिल रही है। तो ये 1, 2, 3 और 10 जो है इसे मैं कह सकता हूं n का स्क्वायर। और n यहां पर हमारे पास प्राकृत संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, 1 से लेकर 10 तक, जिनको हम हल करेंगे तो ऊपर रोस्टर रूप आ जाएगा। तो हमने रोस्टर रूप में विशेष संबंध देखा, अब हम इसे समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं समुच्चय निर्माण के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण के रूप में। तो इनका समुच्चय बनाते हैं हम a, जिसमें x परिभाषित है, x इस तरह से है कि वो n स्क्वायर है, जहां पर n जो है वह बिलोंग्स टू कैपिटल N में है। वह इस n का जो मान है वो हमें कहां से लेना है, n स्क्वायर है तो 1 से लेना है, 1 से 10 तक लेना है। तो हम इस n का मान 1 से 10 तक लेंगे, 1 से बड़ा उसके बराबर, 10 से छोटा उसके बराबर तक लेना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमने रोस्टर को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखकर इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को रोस्टर रूप में लिखना है, यानी सूचीबद्ध हमें करना है। पहला क्या दे रखा है इसमें, a बराबर है x सच दैट इस तरह से परिभाषित है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखने पर, रोस्टर रूप में जब लिखते हैं तो ये इस तरह से आएगा। a हमें कोई समुच्चय लेना है, विषम प्राकृत संख्या होती है 1, 3, 5, 7 और वो आगे तक इसी तरह से कंटिन्यू रहती है। ठीक है, समुच्चय निर्माण दे रखा है, रोस्टर के रूप में इस तरह से लिखना था। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसका सेकंड हमें दे रखा है, कोई बी समुच्चय दे रखा है x सच दैट इस तरह से परिभाषित है कि यह एक पूर्णांक है जिसमें x का मान हमें -1/2 से बड़ा लेना है और 9/2 से छोटा लेना है। -1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, x का मान, और 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो -0.5 से बड़ा क्या होगा, ठीक है, और -4.5 से छोटा क्या होगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं इसे। इस बी समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो -0.5 से बड़ा होता है 0, उससे बड़ा 1, 2, 3, उससे बड़ा 4, 4.5 से छोटा होता है 4। तो यहीं तक लिख दे इसको,
इस तरह से बी वाले समुच्चय निर्माण को रोस्टर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है c बराबर x इस तरह से परिभाषित है कि x एक पूर्णांक है जिसमें x स्क्वायर का जो मान है वह छोटा या बराबर है 4 के। तो हमें x की जगह ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आ जाए या 4 से छोटा है लेकिन 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो पूर्णांक का मतलब होता है प्लस माइनस में साथ साथ लेके चलना। x का मान हमने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर क्या है 4 से छोटा, फिर 1 रखा 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा, माइनस 1 रखा तो 1 वो 1 भी 4 से छोटा, 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, माइनस 2 रखा माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर। तो हमारे पास मान कौन सा हो गया माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 और प्लस का 2। और ये सारे के सारे लाई करेंगे यानी सारे के सारे किसमें मिलेंगे सी के रोस्टर में मिलेंगे। तो यहां पे क्या लिखते हैं इस समुच्चय निर्माण का हम क्या लिखते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में लिखने पर रोस्टर रूप में सी को लिखते हैं तो हमने मान माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2 क्योंकि पूर्णांक है तो पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलना है। अब आप माइनस 2 और 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 ही आएगा, माइनस 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 4 से छोटा आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 वो भी 4 से छोटा आएगा। तो ये मान इसके अंदर रोस्टर के रूप में बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ हमें दे रखा है डी एक्स जो है इस तरह से परिभाषित है एक्स में एक लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि एक लोयल शब्द दे रखा है और उसका हमें रोस्टर बनाना है। तो यहां पे लिखते हैं रोस्टर रूप में लिखने पर या रोस्टर निर्माण के रूप में। तो डी हमें कोई एक समुच्चय दे रखा है, जो भी हम अक्षर दे रखे हैं जो भी शब्द दे रखा है उसके अक्षर में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एल को लिखा, फिर ओ को लिखा, वाई को लिखा, फिर ए को लिखा, एल वापस रिपीट है तो छोड़ दिया। तो लोयल का जो रोस्टर बनेगा वो इस तरह से एल ओ वाई ए बनेगा। ठीक है, अब इसके फिफ्थ नंबर में हमें दे रखा है एक्स इस तरह से परिभाषित है एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन जिस जिस महीने में नहीं होते हैं उसका रोस्टर रूप हमें लिखना है। तो यहां पे लिखते हैं रोस्टर रूप में इसको जमाते हैं। तो ये ई हमारे पास कोई समुच्चय है। देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं लेकिन फरवरी में 31 नहीं होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में नहीं होते हैं, जून में होते हैं, जुलाई अगस्त में 31 दिन होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में 31 दिन नहीं होते हैं जबकि दिसंबर में होते हैं। तो हमें केवल महीनों के वो उन नामों का संग्रह या उन नामों का रोस्टर लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर इनमें 31 दिन नहीं होते हैं। ये उन महीनों का समुच्चय है या उन महीनों का रोस्टर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे करते हैं। इसका 6 नंबर हमें दे रखा है एफ कोई एक समुच्चय है जो एक्स इस तरह से परिभाषित है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो उसका रोस्टर हमें क्या लिखना है यहां पे। तो यहां पे लिखते हैं रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में हम एफ को लिखते हैं तो स्वर को हमें छोड़ना है, व्यंजन केवल उन को लेना है जो के से पहले आते हैं। तो ए को छोड़ दिया, बी सी डी ई को छोड़ दिया, एफ जी एच आई को छोड़ दिया, जे और के से पहले पहले जे तक लेना है। तो बी सी डी एफ जी एच आई जे जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के वो व्यंजन हैं जो के से पहले आते हैं और इनमें कोई भी स्वर नहीं आता है। उनका रोस्टर इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसको सीखना है।
बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखो यहां पर 1 2 3 6 इसको चेक करते हैं कि ये किस में लाई करता है, किस में मिलता है। तो फर्स्ट दे रखा है कि x जो है एक अभाज्य संख्या है, जबकि इसमें एक नहीं होगा। x एक विषम प्राकृत संख्या है तो ये सम आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। x एक प्राकृत संख्या तो है सारी की सारी, और 6 की भाजक है, मतलब 6 में 1 का, 2 का, 3 का, 6 का भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की भाजक प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी? 1 2 3 6। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है वो किस में मैच करेगा? सी वाले में। ठीक है, 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो यहां पर फर्स्ट में देखें x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, मतलब 2 में भी 6 का भाग जा रहा है और 3 में भी 6 का भाग जा रहा है। तो अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है वो 2 और 3 बनेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सेकंड वाला जो है वो किससे मिलान रखता है? ए वाले से। क्लियर है यहां तक? आगे दे रखा है MATHEICS, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, मैथमेटिक्स शब्द का ही रोस्टर है। तो हम कह सकते हैं जो थर्ड वाला है वो किससे मिलाप रखता है? डी वाले से। अब बचा फोर्थ वाला है और इसमें बचा बी वाला है। तो 1 3 5 7 9 सारी की सारी विषम संख्या है, विषम संख्या है, और 10 से कम है 9, 10 से कम है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो फोर्थ वाला है वो किससे मिलाप रखता है? बी वाले से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1 विथ एग्जाम्पल इस वीडियो में हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल करवाऊंगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको 11th मैथ की और 11th फिजिक्स की, अगले साल 12th मैथ की और 12th फिजिक्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक क्वेश्चन, एक एक लेक्चर आपको करवाए जाएंगे। तो प्लीज भरोसा बनाए रखें, हम इसी तरह से आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।